दिस इज राहुल, वेलकम जेट ऑफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, जो कि यूनिट 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बार-बार हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग के क्वेश्चन काफी देखने को मिले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे तो मैच ऑफ द फ्लोइंग के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा असर्शन रीजन के भी देखने को मिल जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक फर्म था जिसके अंदर जो अकाउंट्स बनाए जा रहे थे, अकाउंट्स बनाते हुए जो अकाउंट्स थे वो ईयर वाइज बनाए जा रहे थे। तो बताओ कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया, या फिर जो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते आ रहे थे उन्हीं पॉलिसीज को इस साल भी यूज किया गया, ताकि हम अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को कंपैरिजन कर सके, ट्रू प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके। तो बताओ कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। तो जस्ट लाइक कि केस स्टडी की तरह हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सारे काउंटिंग कांसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। काफी अच्छा लगेगा अगर आप जो है वीडियो को पूरा देखोगे। लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और इन फ्यूचर वो आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है क्या। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली हम क्या डिनोट करता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट डिनोट करता है रूल्स को। क्या? ये रूल्स बताता है। अब रूल्स किस तरह के, जैसे अगर मैं जनरल लाइफ में बात करूं कि हमें जो है रेड लाइट को फॉलो करना चाहिए, रेड लाइट आए तो अपने व्हीकल्स को स्टॉप कर लेना चाहिए। ओके, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। तो ये एक रूल्स बना रखे, जनरल रूल्स बना रखे, जो एक नॉर्मल पर्सन को फॉलो करने चाहिए। सेम इसी तरह हर एक बिजनेस के लिए भी क्या है, रूल्स बना रखे हैं। हम ऐसे मानते हैं कि ये बिजनेस जो है ना, इन रूल्स को फॉलो करके ही चलाए जाते हैं। तो जो बिजनेस के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का अगर एक फॉर्मल मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू द basic assumptions and rules and principles which work as the base of recording business transaction। तो वो उन प्रिंसिपल, उन रूल्स को डिनोट करते हैं जिसके बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर। अब ट्रांजैक्शन किस तरह की, जैसे मैंने राम को माल बेचा, तो उसके रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा। वो सारे रूल्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर दर्शाए गए हैं। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के मेन ऑब्जेक्टिव की, तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो हमें हर साल मेंटेन करने हैं, तो क्यों ना अगर इसको हम सेम रूल्स से बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। हम ट्रू अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप सेम प्रिंसिपल्स को, सेम कंसेप्ट्स को यूज करोगे तो। इसलिए हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को प्रेफर करते हैं जब भी हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो। और ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे इंटरनेशनल लेवल पे ही फॉलो किए जाते हैं। उसी को देख रेख के हम अपने जो इंडियन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, जो सिमिलर रहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ओके, सो अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, तो हमारे पास कई सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। मेनली जो 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ड्यूल एस्पेक्ट्स हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, मेटलिस्टिक, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर एंड मैचिंग कंसेप्ट। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक या दो कंसेप्ट तो ऐसे हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, टेट एग्जाम में देखोगे, नेट एग्जाम में देखोगे, इनसे क्वेश्चन भरे रहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कोस्ट कंसेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट है, ये सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको पीडीएफ है, ये बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसकी टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ जो है वहां पे अवेलेबल करा दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें कहता क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर हम इसको पढ़कर फॉर्मली जानेंगे। पहले इनफॉर्मली बात करेंगे, फिर हम फॉर्मली बात करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हमें कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है,
और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है भाई। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस कंपनी अलग है। कल को रिलायंस कंपनी को लॉस होता है तो डजंट मीन कि वो डायरेक्टली लॉस मुकेश अंबानी का है, वो उसके बिजनेस का लॉस है, उसमें और भी शेयर होल्डर्स हैं, लॉस सभी का ही है। तो ये कंसेप्ट हमें क्लैरिटी देता है कि भाई जो बिजनेस चला रहा है उसका जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब इफ एन ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। अब कॉमन सी बात है, देखो हम कभी भी एक बिजनेस में जो ओनर क्या करता है, कैपिटल पैसा लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, जबकि पैसा तो उस ओनर का ही है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों डिफरेंट थिंग है। जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो उसने एक तरह से बिजनेस को क्या दिया है, उधार दिया है, जिसके बदले में वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया जाता है, ये कौन से कंसेप्ट का पार्ट है, किस कंसेप्ट में ऐसा क्या कहा गया है कि जो ओनर है उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी कैपिटल पर ही। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऐसा कहता है, और इसी का ही नतीजा है कि अगर ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है तो उस पैसे को ड्राइंग में कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग्स में दिखाया जाता है। हम कहते हैं ना कि ओनर्स ने पर्सनल यूज के लिए कार ली तो वो ड्राइंग्स ही होती है। तो ये सारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का ही करा रहा है, उसने में ही ऐसा बताया गया है कि बिजनेस है और बिजनेस का जो ओनर है दोनों कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। अब इस कंसेप्ट का फायदा क्या होता है, देखो बेसिकली इस कंसेप्ट का फायदा क्या है, इस कंसेप्ट का फायदा है ये हमें ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए हेल्पफुल है। मतलब कि अगर मान लो मेरे को बिजनेस में जानना है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, क्योंकि वहां पे ओनर का तो कुछ अब रहा नहीं, ओनर ने तो उधार दे रखा है, तो इससे हम एक जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन एक बिजनेस की कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मेक्स अकाउंटिंग मोर इंफॉर्मेशन मोर यूजफुल। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसा बनाता है, मोर यूजफुल हमें बना देता है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इट हेल्प्स ऑडिटर परफॉर्म देयर इवेल्युएशन मोर इजली। ऑडिटर जो इवेल्युएशन है, जब उसमें बिजनेस ओनर का कोई रोल नहीं है, अब उसको तो उधार दे दिया, अब ऑडिटर किसी भी चीज को देखेगा तो वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि कितना इसमें कैश आया, कितना यहाँ से इंटरेस्ट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट वे में चीजों को इवेल्युएट किया जाएगा। It helps management to gain insights into each divisions and performance. Okay, तो बेसिकली हम हर जगह जो है हर एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू। चलिएगा, अगला कंसेप्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपको क्या है ध्यान देनी होंगी। हाँ जी, कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, इसके हमारे बेसिकली इसके जो वर्ड्स हैं वहीं से हमें चीजों का क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि हम अपने अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को लिखेंगे जिसको हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आज एक एम्प्लॉय ने बहुत हार्ड वर्किंग मतलब कि पसीना बहाकर दिन रात एक कर दी तब जाके काम किया, अरे भाई इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बता उस एम्प्लॉय को कितनी हमने सैलरी दी है, ये हमारा खर्चा है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है। उसने पसीना बहाकर काम किया, पंखे में रहकर काम किया, एसी चलाकर काम किया, डजंट मैटर, उसके ऊपर हमारा खर्चा कितना हुआ ये बताइए, उससे हमें फायदा कितना हुआ, उससे हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है ये बताइए। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि भाई हमें जो भी चीज रिकॉर्ड करनी है मनी की फॉर्म में है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, मनी की फॉर्म में नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दैट्स अ नॉर्मल रीजन। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, अगर फॉर्मल वे में बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट ए कंपनी should be recording only those transactions that can be measured or expressed in monetary terms। तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्या फायदा होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे फायदा इसलिए हो जाएगा कि हम कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को इजिली वे में कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय को 15,000 की सैलरी दी है एक महीने की, दैट्स अ नॉर्मल रीजन कि हम उसको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं
कि हमने इतना खर्चा किया है उस एम्प्लॉय के ऊपर। हम बता सकते हैं कि 1 महीने में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। जब मॉनेटरी टर्म्स में अगर चीजों को लिखोगे तो उसको कम्युनिकेट करना इजीली हो जाता है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द प्रिंसिपल ऑल्सो एज्यूम द यूनिट ऑफ मेजर इज स्टेबल। जिस चीज में हमने मेजर करना है, मान लो अगर कुछ गुड्स आए और उस गुड्स को मान लो लिक्विड है, तो हमें लीटर में मेजर करना है, तो लीटर की यूनिट को हमने स्टेबल रख दिया कि जब भी कोई लिक्विड गुड्स आएगा तो लीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, रुपीज में मेजर करेंगे, हम डॉलर्स को नहीं इंक्लूड करें, हम रुपीज को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजर है हम उसको कैसे मान के चलते हैं, स्टेबल मान के चलते हैं। एक खास बात है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये असर्शन रीजन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है अंडर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करके चलता। अब आता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मैं आपको हर बार एक कंसेप्ट के अंदर एक बात बताता हूं, इनका जो मीनिंग है ना इनके वर्ड्स के अंदर छिपा हुआ है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अभी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, गोइंग मतलब चलते रहना। अब ये कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो सदाबहार चलता रहेगा। सदाबहार मतलब कि भाई ओनर रहे चाहे ना रहे, कल को मुकेश अंबानी बाय चांस कुछ हो जाता है, कुछ नहीं रहते हैं, तो भाई उसका बिजनेस चलता रहेगा। अब टाटा, रतन टाटा जी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उनका बिजनेस बंद हो गया, उनका बिजनेस चलता रहा है। तो जो बिजनेस है वो इंडिपेंडेंट है ओनर के ऊपर, बिजनेस चलता रहेगा, ओनर आते जाते रहेंगे। तो दिस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या क्या एज्यूम करके चलता है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा एज्यूम करता है that an organization would continue its business operation indefinitely, कि लंबे समय के लिए indefinitely एक बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस बंद तो होगा, लेकिन वो कब बंद होगा, वो तब बंद होगा जब इट मस्ट स्टार्ट रिपोर्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि मतलब कि वो अपनी स्टेटमेंट्स ऐसी देगा कि जब उसको लगेगा कि कंटिन्यूसली बिजनेस लॉस फेस कर रही है, बिजनेस अब आगे नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तब जाकर वो बंद होने की कगार पर आएगा। तब जब तक वो सही चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेंगे, जी, अगर हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेंगे, मान लो कंटिन्यूसली 5 साल से बिजनेस एक लॉस फेस कर रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अब बिजनेस का जो समय आ गया है उसको बंद करने का, बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का समय आ गया है। एन ऑडिटर कैन गिव, जी, एन ऑडिटर कैन गिव is going concern opinion when they have doubt about the financial longevity of a company। तो एक ऑडिटर ही ओपिनियन प्रोवाइड करेगा कि एक बिजनेस जो है लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ये है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखो एक बात मैंने आपको कही कि एक बिजनेस जो है हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, लंबे समय तक चलता रहेगा, ये हमने कहा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर, है ना। अब एक बिजनेस इतने लंबे समय तक चलेगा तो भाई मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता लगेगा? क्या मैं वेट करूंगा कि बिजनेस कब बंद होगा तब जाके मैं प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करूंगा? नहीं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है इसको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हम कहलाते हैं, और जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। आपको पता है ना कि हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो 1 अप्रैल से, जनरली जो हमारे अकाउंट्स है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाए जाते हैं। 31 मार्च को क्लोजिंग होती है हर एक बिजनेस की, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने की। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये किसके बेस पर डिटरमाइन किया गया है, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बेस पर ही डिटरमाइन किया गया है। क्योंकि हम अपना जो है इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि बिजनेस बंद होगा तो हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस को तो कैलकुलेट करना है। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमारा फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर किया गया, जो कि हमें ये बताता है कि इस ईयर के अंदर आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करोगे और नेक्स्ट ईयर से दोबारा से अपने अकाउंट्स को स्टार्ट करोगे। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में बेसिकली क्या आइडिया दिया गया है, इट्स द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग ए कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स फॉर रिपोर्टिंग। Clear? It also state the exact position of the firm's assets and liabilities at the specific time period। तो बेसिकली देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन देता है फर्म्स लाइबिलिटीज की। जब हमारी क्लोजिंग होती है तो उस टाइम पे हमारे फर्नीचर कितने वैल्यू का है ये हमें बैलेंस शीट से पता लग जाएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाकर जान सकते हैं।
ओके, तो फर्म्स की नेट वैल्यू हमें पता लग जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें पता लग जाएगी अगर हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के थ्रू अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो। According to the Companies Act 2013 and Income Tax Act, an organization has to prepare its income statements annually. तो बेसिकली जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, इससे पहले 1956 था। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, कंपनीज एक्ट हमें ये बताते हैं कि हमें जो अपने अकाउंट्स हैं उसको कैसा प्रिपेयर करना है, हमारे जितने भी इनकम स्टेटमेंट्स हैं उनको एनुअली हमें प्रिपेयर करना होता है। तो ये भी हमारे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से ही निकल कर आया है। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट्स। अब हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आया? ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि देखो, आप अकाउंट्स तो मेंटेन कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है आपके अकाउंट्स को हर कोई देखेगा, आपका स्टेक होल्डर देखेगा, आपकी मैनेजमेंट देखेगी। तो यहाँ पर जो है ना, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उसने सिर्फ आपकी फर्म में पैसा लगाया है। वो रेगुलरली आप यहाँ पे चेक नहीं कर रहा कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न चाहिए तो उसके ऊपर इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर। और ट्रस्ट तभी करा जाएगा जब बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो बाइज नहीं होंगे। वहां पे ट्रूली हर एक चीज को मेंशन किया जाएगा, तभी हम एक शेयर होल्डर उस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कंसेप्ट को लाया गया, जिसका नाम दिया गया ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है, इसको हम फॉर्मल वे में जानने की कोशिश करते हैं। द ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट an organization should record transactions in an objective manner, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांजैक्शंस को ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करना चाहिए, विदाउट बाइजनेस उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी बाइजनेस। किसी भी तरह की उसमें बाइजनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज के साथ मिलकर अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, ऑडिटर आ रहा है, अपने खर्चे पर्ची ले रहा है और चलता बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। द पर्पस, अब इसका हर एक ऑब्जेक्ट का ना, कंसेप्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट डजंट लेट द फर्म्स मैनेजमेंट एंड द अकाउंटिंग ओपिनियंस इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं, वो ट्रूली रिप्रेजेंट हो। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे फर्म से जुड़े हुए हैं, उनको एक सही इंफॉर्मेशन मिले। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। The objectivity concept is intended to improve the relevance and reliability. तो दो चीजों पर फोकस किया गया है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। मतलब कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो मतलब कि हमारे उनके लिए जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे, उनके फायदेमंद रहे, रेलिवेंट रहे उनके लिए। इन दो चीजों पर फोकस किया गया है इस कंसेप्ट के अंदर। दो, इस प्रिंसिपल के अंदर दो कंसेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है, एक तो है रेलिवेंस और दूसरा है डिपेंडेबिलिटी। ओके, तो इन दोनों चीजों पर हमारा क्या किया गया? फोकस किया गया है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मैटेरियलिटी कंसेप्ट। अब मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, ये कंसेप्ट कॉमन सी बात है। मैटेरियलिटी मतलब कि मटेरियल थिंग्स, और मटेरियल थिंग्स होता है जो काम की है। अब मैटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि देखो भाई, बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब एक बिजनेस है, मान लो रिलायंस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 5 रुपए का चाय का खर्चा भी होगा। ठीक है, उसके अलावा छोटे मोटे और भी खर्चे होंगे। जबकि जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है करोड़ों के अंदर, मिलियंस के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। अब कंपनी क्या कहती है कि भाई देखो, ऐसा है, अकाउंट्स हमें भरने नहीं है। आप जितने भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हमारे प्रॉफिट लॉस को एक्चुअली में इफेक्ट कर सकती हैं, आप उन्हीं थिंग्स को क्या करो? इंक्लूड करो हमारे अकाउंट्स के अंदर। अब मटेरियल थिंग्स को, सिर्फ मटेरियल थिंग्स पर फोकस करो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जिस पे हमें फोकस करना है। तो ये कहता है कि हमें फालतू की भड़क नहीं चाहिए, फालतू का बर्डन नहीं चाहिए। आप सिर्फ फोकस करिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर। जितने भी मटेरियल, देखो मटेरियल आइटम्स को तो आपने भूल के भी नहीं छोड़ना, सिर्फ फोकस करना है मटेरियल आइटम्स के ऊपर। तो ये कंसेप्ट कहता है कि ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी रिपोर्टेड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ऑन इमटेरियल फैक्ट्स, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिससे ज्यादा कोई प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, उन चीजों पर फोकस मत करिए, अपनी एफिशिएंसी पर काम करिए। ओके, यहाँ पर बात की गई है एफिशिएंसी के ऊपर ही। इन जनरल मेटेरियलिटी इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो मेटेरियलिटी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ओके, तो मेटेरियलिटी जो है हमारी कैसी हो सकती है?
क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अब एक चीज ध्यान देना जी। अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेटलिटी दैट आर स्पेसिफिक टू ऑडिट्स। अब तीन तरह की मेटलिटी जिसको प्रेफर किया गया इस कंसेप्ट के अंदर, वो कौन कौन सी है? प्लानिंग मेटलिटी, परफॉर्मेंस मेटलिटी एंड स्पेसिफिक मेटलिटी। तो यहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है फ्रेंड्स, कौन सी तीन मेटलिटी पर काम किया गया है मेटलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर? तो बेसिकली प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिक मेटलिटी। चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी तक का काउंट किया गया है इस कंसेप्ट को। अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसको प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं, इसका भी ध्यान रखना। कई बार हमसे क्वेश्चन आता है प्रूडेंस कंसेप्ट के ऊपर, कई बार क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट से रिलेटेड। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट बिलीव्स इन प्लेइंग सेफली। आपको क्या करना है? सेफली चलना है। अब सेफली चलने का मतलब क्या है? अगर मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस हुआ है या होने वाला है इन फ्यूचर, उसको तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, अभी कुछ उसका प्रूफ नहीं मिला है या अभी वो पूरी तरीके से आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या मिल लग रहा है कि होने वाला है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको भी कंसीडर मत करिए। लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है या होने वाला है, जिसके लिए आप श्योर हो, तो उसको अभी कंसीडर कर लीजिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लेइंग सेफ। बिल्कुल सेफ चलना है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा था कि प्रॉफिट होने वाला है, आपने रिकॉर्ड कर लिया और कल को हो रहा है कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं। यहाँ पे आपका डबल लॉस हो जाएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, an organization should adopt a conscious approach and should not record its profit until they are realized। तो तब तक हमें प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाते। However, it states that the organization should realize any loss even if the company has not incurred yet। कि लॉस को आप इंक्लूड कर लो, चाहे वो अभी तक इनकर्ड हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अगर आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को भूलकर भी रिकॉर्ड मत करो। Accounting conservatism is a financial reporting principle that requires accountant to prepare financial statements with caution and perform proper verification of accounting entries। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज की प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि हम जेन्युइनली प्रॉफिट्स और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किस कंसेप्ट की? अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी मतलब कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कि हम कंसिस्टेंट अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करें। जोन से प्रिंसिपल्स मैं प्रीवियस पास्ट में फॉलो कर रहा हूं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं रूल्स को मुझे आज भी फॉलो करना है। क्यों? ताकि प्रॉफिट का कंपैरिजन किया जा सके। अगर मान लो मैंने पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस साल 6 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा कि मैंने क्या करी है? ग्रोथ करी है। लेकिन मान लो मैंने पिछले साल जो डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया था, वो मैंने लगाया था स्ट्रेट डाउन वैल्यू मेथड से लगाया था, लेकिन इस साल मैंने मेथड लगाया कौन सा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। अब दोनों मेथड अलग अलग हो गए, कॉमन सी बात है, अलग अलग मेथड से लगाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इफेक्ट मिलेगा। तो क्या हम प्रॉफिट को कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी कमी को दूर करने के लिए हमें कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम दिया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अभी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि आपको क्या करना है? देयर शुड बी ए कंसिस्टेंट, देयर शुड बी ए कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो से कंसेप्ट आप पहले फॉलो कर रहे थे उन्हीं को आप आज भी फॉलो करिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप क्या कर सको? मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ताकि आप इजीली कंपैरिजन कर सको कि 2020 के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2024 के अंदर क्यों इतना प्रॉफिट हुआ, उसको आप कंपैरिजन कर सको। वो तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट रूल्स को फॉलो करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, कंसिस्टेंसी अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्टिक हो जाओ उन रूल्स के साथ। आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो चेंज टाइमली होना चाहिए और उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। द फर्म कैन चेंज रिक्वायर्ड चेंजेस इन इट्स पॉलिसी बाय प्रॉपर्ली इंडिकेटिंग द प्रोबेबल इफेक्ट। उसका क्या इफेक्ट होने वाला है उस चीज को दर्शाया जाए, शो किया जाए, उसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है? उसको चेंज करना है।
The Financial Accounting Standard Board refers to consistency as one of the characteristics or qualifies that makes accounting information useful. तो बेसिकली अगर इस कंसेप्ट को यूज करोगे तो आप कहीं ना कहीं जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो काफी यूजफुल हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। जी, कौन सा कंसेप्ट है हमारे पास, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब यहां पे भी नाम से पता लग रहा है फुल डिस्क्लोजर, हर एक चीज को डिस्क्लोज कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ये कहा गया है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंदर। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमें क्या बताता है, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सारे के सारे फैक्ट्स को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, किसी भी तरह के फैक्ट्स को उसको हाइड नहीं करके चलना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड बाय डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स, बैंक्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कईयों के काम की है, जैसे कि इन्वेस्टर्स के काम की है, स्टेक होल्डर्स के काम की है, तो इसलिए हमें किसी भी चीज को छुपाकर नहीं रखना, हाइड करके नहीं रखना। द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट also means that you should always declare existing accounting policies and modification to these policies from previous period financial। अगर मान लो आपने अपनी पॉलिसीज में कोई चेंज किया, अब ये पॉलिसीज में कुछ चेंज किया तो आपको इसको शो करना चाहिए। क्यों शो करना चाहिए, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को। आप हर एक चीज को डिस्क्लोज करोगे, जो भी छोटी छोटी चीज, मान लो आपने पिछले साल जो है मेथड यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड, इस साल मेथड यूज किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो इन दोनों मेथड्स को आप पॉलिसीज के अंदर शो करोगे कि भाई हमने इस मेथड्स को यूज किया है, तभी हमारा प्रॉफिट पर ये इफेक्ट देखने को मिला है। द प्रिंसिपल एनकरेज शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ए कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट और पोजीशन। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास कौन सा है, मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है, तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि an organization should recognize its expenses in the same financial year if the expenses related to the revenue of that year। मान लो मुझे इस साल कुछ रेवेन्यू हुआ, अब वो रेवेन्यू मुझे कुछ ऐसे खर्चे से हुआ जो खर्चा मुझे अगले साल होने वाला है, तो मुझे उस खर्चे को उसी साल इंक्लूड करना पड़ेगा जिस साल रेवेन्यू मुझे उससे जनरेट हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में क्या होता है, खर्चा तो आज हो रहा है, हो सकता है कि रेवेन्यू आज ना हो, रेवेन्यू अगले साल हो, तो मुझे उस खर्चे को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर कर उस प्रॉपर्ली ईयर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस साल मुझे क्या हो रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझना, जैसे कि मान लो इफ ए सेल्समैन सेल्स गुड्स वर्थ ऑफ ₹10 lakh in February 2022 on 6% commission, the commission expense of 6% will be charged in the accounting year in which the sales has been made। तो देखो अगर मान लो किसी ने क्या है, एक सेल्समैन ने गुड सेल करे 10,000 रुपए के 2022 के अंदर, अब कमीशन जो है 6% की उसने चार्ज करी, अब कमीशन उसी साल इंक्लूड करी जाएगी जिस साल में उसने सेल करी है, ठीक है, 2021-22 में उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉमन सी बात है, जिस साल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो खर्चा आपने करा है उस खर्चे को भी उसी ईयर में शो करोगे जिस ईयर में आपने रेवेन्यू जनरेट करा है। द मैचिंग प्रिंसिपल्स कंट्रीब्यूट टू ए मोर एक्यूरेट पिक्चर। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारी जो पिक्चर होती है वो एक्यूरेट हो जाती है ना। तो कॉमन सी बात है, इससे हमारे ये बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। द मैचिंग प्रिंसिपल्स कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो बेसिकली हम ट्रांसपेरेंट मैनर में अपनी चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलेगा, इसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ऑल्सो नोन एज रियलाइजेशन कंसेप्ट, इसको हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। और हमारे जितने भी आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, जितने भी क्रिएट हो रहे हैं, उसका सबसे मेजर रोल हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ही है। अब ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉर्ड इट्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। हमें अपने रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लेना है जब वो रियलाइज हुआ है, ऐसा नहीं जब कैश रिसीव होगा तभी।
हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक क्लाइंट ने 5,000 पे कर दिया एडवांस के अंदर फॉर ए प्रोडक्ट, अभी मैंने उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करा, उसने मुझे 5,000 दे दिए। अब वो 5,000 मेरे लिए कोई रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, वो मेरे लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। जब तक लाइबिलिटी कहलाएगी, जब तक मैं उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर दूंगा। तो ये कहा गया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के अंदर। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जो होते हैं आजकल, जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो सारे जो होते हैं बेसिकली केस स्टडी हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको एग्जांपल दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर बात की गई है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि एक क्लाइंट को 5,000 एडवांस उसने पे करे, और लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, हमने उसको सिर्फ लाइबिलिटी मान के चले। ऐसा कौन से कंसेप्ट के अंदर ये बात को कहा गया है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लेवल वो नहीं रहा कि जो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। आज के टाइम में लेवल थोड़ा चेंज हो चुका है एग्जाम्स का, तो यहाँ पर केस स्टडी पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे अकाउंट्स आज तक ड्यूल एस्पेक्ट्स पर ही काम कर रहे हैं। ड्यूल एस्पेक्ट्स एक बात कहता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट दो जगह या दो से ज्यादा जगह भी देखने को मिल सकता है। इसी करके ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में कहा गया है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसने कहा है दिस कंसेप्ट्स क्लैरिफाई एवरी ट्रांजैक्शन हैज इनटू टू सेगमेंट्स, एक डेबिट होता है और दूसरा हमारा क्रेडिट होता है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम ड्यूलिटी कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोस्ट कंसेप्ट की। अब कोस्ट कंसेप्ट क्या होता है? कोस्ट कंसेप्ट को हम किस कोस्ट कंसेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं? हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। The cost concept of accounting states that an organization should record all of its assets at their purchase price in the books of accounts। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है? ये कंसेप्ट हमें कहता है कि आप जो भी चीज परचेज कर रहे हो उसको परचेज प्राइस पर ही आप शो करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, आप उसको किस चीज पर रिकॉर्ड करोगे? आप परचेज प्राइस के ऊपर ही क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे। अब परचेज प्राइस का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो आज मैंने कार खरीदी है, अब कार अब मैंने 5 लाख की खरीदी, तो अपनी बुक्स में 5 लाख की शो करूंगा। अब आप कहोगे कि अगले साल तो कार के हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो जाए। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को यूज करेंगे। एक कांस्टेंट वे में हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? चार्ज करते रहेंगे ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? तो ये है हमारे पास कोस्ट कंसेप्ट। अब कोस्ट कंसेप्ट जो हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट है, स्टेट्स दैट सिंस द कंपनी इज नॉट गोइंग टू सेल द असेट्स एज पर द गोइंग कंसेप्ट, देयर इज नो पॉइंट इन रिवैल्यूइंग द असेट्स। तो हम मार्केट वैल्यू पर क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि हमें कोई असेट्स को सेल नहीं करना अपनी, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं क्योंकि हम गोइंग कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स जी, it helps in maintaining the consistency and comparability. It ensures objectivity and reliability. It provides a clear and verifiable basis. तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं कोस्ट कंसेप्ट के। चलिए, बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां से निकल कर आते हैं जिसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए जी, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग accounting principle is concerned with ensuring that revenue are recognized when they are earned, not when cash is received? A. Matching principle, revenue recognition principle, historical, और साथ में हमारा कौन सा है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्लियर? दूसरा है हमारे पास द concepts of materiality in accounting implies that only significant financial information needed to be reported. All financial transactions should be disclosed. The financial statement should be focused on small details. The accounting method should be consistent over time. Okay, next है हमारे पास according to the going concern principle, a business is assumed to A. continue its operation indefinitely until evidence suggests otherwise, liquidates its assets and close the business in near future, reports its financial statement using the cash basis, transfer ownership to another entity। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके लिए सिलेक्ट करे गए हैं, जिसका आंसर आपको देना है। बाद में हम बताएंगे कि आपका आंसर ठीक रहेगा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल an entity should be change in accounting method frequently to reflect economic changes,
use the same accounting methods and principle from period to period, allow the following guidelines of the matching principle, revenue, recognize revenue and expenses in accordance with cash flow. Next question है, which principle requires the financial statement should not mislead user and should be free from bias? Reliability principle, full disclosure principle, objective principle and prudence principle. होप सो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, जो कंसेप्ट हैं हमारे वो क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है।